देश में हो रहे लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरणों की तरफ बढ़ चुका है। छठे दौर में 8 प्रदेशों की 58 सीटों पर मतदान पूरा हुआ। 2019 के मुकाबले इस बार छठे दौर में करीब 2% मतदान कम हुआ है। 2019 में मतदान का प्रतिशत 64% था। सबसे कम मतदान की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के फूलपुर में वो दर्ज किया गया है, जहां पर सिर्फ 49% मतदान हुआ है, जबकि इस बार सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर में 84% हुआ है। तो कुछ आंकड़े यहां पर आपको बताते चलते हैं। छठे चरण में 2019 के मुकाबले करीब 2% मतदान जो है वो कम हुआ है। छठे चरण का मतदान अगर 2019 का हम आपको दिखाएं यहाँ पर तो 64.2% था, और वहीं 2024 में इस बार 61.8% है, यानी कि आप उसे 62% ले लें तो करीब 2% का फर्क जो है वो यहाँ पर इस चरण में देखने को मिल रहा है 2019 और 2024 में। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो छठे चरण में सबसे कम वोटिंग जो है वो उत्तर प्रदेश के फूलपुर में देखने को मिली है, जहां पर सिर्फ 49% मतदान हुआ है। फूलपुर उत्तर प्रदेश में है जहां पर सबसे कम मतदान हुआ है 49%। और वहीं अगर इसके उलट हम बात करें सबसे ज्यादा मतदान की तो वो हुआ है पश्चिम बंगाल के बिष्णुपुर में। सबसे ज्यादा 84% मतदान देखने को यहाँ पर मिला है। पश्चिम बंगाल वैसे भी उन राज्यों में रहा है जो सबसे ज्यादा मतदान करने वाले राज्यों में जाना जाता है। और उधर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर और बारामूला में रिकॉर्ड मतदान के बाद अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र ने भी मतदान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अनंतनाग, पुंछ, कुलगाम और राजौरी और दूसरे आंशिक रूप से शोपिया जिलों में कुल 54.5% मतदान दर्ज किया गया। कुल मतदान का ये आंकड़ा 1984 के बाद यानी 40 सालों में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर सुबह से ही लंबी लाइनें जो हैं वो लोगों की देखने को मिल रही थी, और इस बार बिल्कुल दहशत के साए से दूर चुनाव देखने को मिले हैं, जिसका नतीजा ये है कि 40 सालों का रिकॉर्ड यहाँ पर टूटा है। तो यहाँ पर आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बता देते हैं लोकसभा सीट पर क्या स्थिति रही है। अनंतनाग राजौरी में 40 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। 2024 की बात करें तो 54.5% मतदान हुआ है। 2019 में मात्र 9% मतदान यहाँ पर हुआ था, और उससे पहले 1984 वो साल था जब 70% मतदान यहाँ पर अनंतनाग राजौरी की जो लोकसभा सीट है वहां पर दर्ज किया गया था। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान। रामकृपाल सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और अदिति फडणवीस है, राजनीतिक संपादक बिजनेस स्टैंडर्ड की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अदिति जी, अगर पहले मैं आपके पास यहाँ पर आऊँ, अगर हम राजधानी की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो पिछले कई बार से ये ट्रेंड यहाँ पर रहा है कि लोकसभा की सभी 7 सीटें एक ही पार्टी को मिलती रहे। पिछले 2 अगर चुनाव की बात करें तो सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, उससे पहले कांग्रेस का सभी सीटों पर कब्जा रहा। क्या लग रहा है इस बार ये ट्रेंड बदल सकता है? मेरे ख्याल से जो भाजपा के अधिक सूत्र हैं उनके आकलन में, उनके विश्लेषण में 2 सीटों पर मामला डगमग है उनके लिए। ये 2 सीटें हैं चांदी चौक, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला था पिछली बार, और इस बार सिर्फ 2 लोग स्पर्धा में हैं। और दूसरी सीट है महाबल मिश्रा, जहां से खड़े हैं झाड़ू के बतौर। तो कुल मिला के 2 सीटों का नुकसान, मतलब 2 सीटें मुश्किल होंगी जीतना, ये ऐसा भाजपा के लोग हमको बता रहे हैं। जी, रामकृपाल जी, यहाँ पर अब छठा दौर भी निकल चुका है, अब हम आखिरी चरण में आ गए हैं। अब तक हम लगातार देख रहे हैं कि वोट प्रतिशत जो है वो पिछले 2019 के मुकाबले कम रहा है। आपका आकलन क्या कह रहा है इस बार? ये जो मतदान कम हो रहा है इसके पीछे क्या वजह आप देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है इससे किसी खास को फायदा या किसी को नुकसान? आदिति जी, मतदान कम होना तो एक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जैसा पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद जो एक ऐसा लग गया था जैसे बहुत कम मतदान होगा, तो छठा चरण बीतते बीतते यह लग रहा है कि इतना कम नहीं है। हाँ, 2 से 3% का ओवरऑल गैप आ रहा है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक सा पैटर्न नहीं है। कहीं किसी स्टेट में कम है तो किसी स्टेट में बहुत ज्यादा है। और चूंकि ये प्रधानमंत्री के एक पार्लियामेंट का चुनाव है, उनके चयन का चुनाव है, तो मैं उस थ्योरी ये थ्योरी तो पहले भी अब फेल हो चुकी है कई बार,
कि ज्यादा मतदान का मतलब सत्ता पलट होता है, ऐसा तो नहीं हुआ है बीच में। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसका नुकसान होगा तो सभी को होगा, ऐसा नहीं है किसी एक पार्टी में, क्योंकि ऐसा कोई राष्ट्रीय पैटर्न ऐसा नहीं है। जैसे अभी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर, जहां पे बिल्कुल 10% वोट पाके फारूक अब्दुल्ला किसी जमाने में जीत गए थे, आज 54% अनंतनाग में वोट हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में वही देखिए कम हो रहा है। पिछली बार अभी जो चुनाव हुआ था उसमें एक और रहस्य में महाराष्ट्र से ज्यादा जम्मू कश्मीर में पोल परसेंटेज था। तो ये मिला के, चूंकि अब हमारा देश इतनी विविधताओं से है, एक तो मौसम ऐसा, आप दिल्ली में खुद देख रही होगी 46-47 डिग्री टेम्परेचर तो कभी हम भी अपने इतने सालों के करियर में कभी नहीं देखा। हो सकता है इसका, लेकिन एक बात तय है कि ये मतदान किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के न तो फायदे में है, ना उसको नुकसान करेगा। इसका फायदा नुकसान जो होना है सभी दलों को है। बिल्कुल। अदिति जी, यहाँ पर जो बात रामकृपाल जी कह रहे हैं आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि 2019 की अगर हम बात करें 58 में से 45 सीटें जो हैं वो एनडीए ने जीती थी, बीजेपी के खाते में 40 गई थी। ऐसे में बीजेपी के सामने यहाँ पर पिछली बार जो नतीजे थे वो बिल्कुल लहर से भी कुछ ज़्यादा ही था एक तरह से देखा जाए तो ऐसे में उन पुरानी सीटों को बचाना एक अपने आप में चुनौती है। लेकिन अगर ये वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है तो क्या वाकई में ऐसा कुछ हम बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, ऐसा कुछ लगता है? देखिए अदिति जी, इस बात से की गुत्थी को सुलझाने के लिए कई लोगों ने कोशिश की है कि जो लोग वोट करने आते हैं वो क्यों आते हैं, और अगर वो नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते हैं। अब इसका कोई आधिकारिक तौर पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि मतदान कम होने से किसको नुकसान होता है और किसको फायदा होता है। ये कहना कि उनके लोग सो रहे हैं घर पे और हमारे लोग आ गए हैं इसीलिए मतदान थोड़ा कम हुआ है, ये मेरे ख्याल से गलत है। और ये भी कहना कि लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो तख्ता पलट करना चाहते हैं, ये भी कहना गलत है। तो कुल मिला के न इनकम्बेंसी, न वोटर फिटीग, न इस तरह की चीजों का कोई अर्थ नहीं है। और हमारा देश इतना जटिल है और यहाँ पर समस्याएं इतनी पेचीदा हैं कि कई कारणों से लोग आके वोट नहीं देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि बिष्णुपुर में मतलब अ, अप्रत्याशित वोटिंग हुई है, लेकिन वहीं भदोई में वोटिंग कम हो गई है। टेम्परेचर वाइज दोनों जगहों का टेम्परेचर लगभग एक ही है, तो ये कहना कि गर्मी की वजह से लोग नहीं आए हैं ऐसा भी सही नहीं है। तो मतलब इसका कोई हल नहीं है। और कोई रिसर्च, बहुत लोगों ने रिसर्च की है इस पे, कई सेफोलॉजिस्ट ने रिसर्च की है, लेकिन वो कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। बिल्कुल 4 जून को ही ये गुत्थी जो है वो सुलझ पाएगी। रामकृपाल जी, अगर लोकसभा सीटों के लिहाज से हम देखें तो जो 2 बड़े राज्य हैं यूपी और महाराष्ट्र, उसमें बीजेपी की जो है आखिरी टैली को एक तरह से तय करते हुए नजर आते हैं। महाराष्ट्र में लेकिन हमने देखा कि बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि इलेक्शन जो है काफ़ी लोकलाइज वहाँ पर देखने को मिला। जो प्याज किसान हैं वो भी नाराज हैं, लोकल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत मायने रख रहे थे वहाँ पर। निश्चित रूप से देखिए, कई बार चुनाव में क्या होता है कि देखिए, मैं तो 2012 से गुजरात के चुनाव से देख रहा हूँ चीजों को। हमेशा क्या होता है, जो हम लोग बैठ के बहुत सारी एनालिसिस करते रहते हैं, फिर वो उसके उलट हो जाता है। देखिए, एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, हमारी जितनी एनालिसिस होती है कि वो नाराज पर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन नाराज मैं हमेशा कहता हूँ डिसेंट रिवेलियन नहीं होता। नाराज किसी से भी हो सकता है वोटर, और हमेशा सत्ता से नाराजगी रहती है, लेकिन वो वोट नहीं देगा, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अब जैसे आपने एक मैं छोटा उदाहरण दूं, जैसे आपने जी। महाराष्ट्र का उदाहरण लिया। महाराष्ट्र तो निश्चित रूप से सभी के लिए इस बार पेचीदा है, कोई उसका फोरकास्ट नहीं कर पा रहा है, कोई बड़ा पंडित से पंडित। लेकिन एक मैं उसके उलट कह रहा हूं, महाराष्ट्र में अगर बीजेपी का कोई राष्ट्रीय विकल्प बन सकता है जो जो 3 फिगर में चुनाव लड़ रहा है, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी अपने जीवन काल में शायद पहली बार है आजादी के बाद
सबसे कम सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है। 17 सीटें कुल हैं। अब आप विनेबिलिटी का फैक्टर देख लीजिए। ऐसे ही बंगाल में इंडिया अलायंस के तहत नहीं है कुछ भी, बिहार में केवल 9 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में केवल आपने एक 17 महत्वपूर्ण बात सीटें ये हैं। भी कही रामकृपाल जी यहाँ पर कि अगर वो नाराज हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि नाराजगी इस तरह की है कि वो आपको वोट ही ना दे। और यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में कई बातें जाती है, संगठन मजबूत है, जो लाभार्थी हैं उनकी तादाद बहुत बड़ी है, महिला वोटर जो हैं उनको प्रधानमंत्री पे बेहद भरोसा है। तो दिलचस्प होगा देखना कि किस तरफ ये जो वोटर्स हैं ये इस बार अपना रुझान दिखाते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले 5 चरण में डाले गए वोटों का डेटा जारी कर दिया है। 5 चरण का डेटा जारी करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि पहले चरण में कुल मिलाकर 66%, दूसरे चरण में 66.7%, तीसरे चरण में करीब 66%, चौथे चरण में 69% और 5वें चरण में 62% मतदान हुआ है। अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए चुनाव आयोग ने यह दावा भी किया कि वोटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आयोग ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को बिगाड़ने के लिए झूठी कहानियां गढ़ना एक शगल हो गया है। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अश्विनी। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के वोटों की संख्या को जारी कर दिया है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम विपक्ष के नेता भी इस बात की मांग कर रहे थे कि चुनाव आयोग क्यों नहीं वोटों की संख्या दे रहा है। आयोग ने पहले चरण से 5वें चरण तक के वोटरों की संख्या को कल वेबसाइट पर जारी कर दिया, जिसमें बताया गया कि पहले चरण में 11 करोड़ लोगों ने वोट किया, दूसरे चरण में 10.56 करोड़, तीसरे चरण में 11.32 करोड़, चौथे चरण में 12.24 करोड़ और 5वें चरण में 5.57 करोड़ लोगों ने वोट किया है। 6वां फेज़ का जो चुनाव है वो चल रहा है। अभी एब्सोल्यूट उसका जो फाइनल टर्नआउट इलेक्शन कमीशन जारी नहीं किया है। फाइनल टर्नआउट में अमूमन देखा गया है कि 2 से 3 दिन ज़्यादा समय लगता है, चुनाव होने के 2-3 दिन बाद जारी करता है चुनाव आयोग। तो माना जा रहा है कि 2-3 दिनों में उसका टर्नआउट भी आ जाएगा, उसी के साथ में वोटों की संख्या भी जारी करेगी। आयोग ने इस बात का भी पुष्टि किया है कि वोटरों की संख्या में किसी भी तरह के छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। जैसा लोगों ने बोला, दावा किया जा रहा था कि क्या इलेक्शन कमीशन वोटों की संख्या में छेड़छाड़ कर रहा है, तो आयोग ने कहा कि एक बार ईवीएम में वोट डालने के बाद जब उसे सील कर दिया जाता है तो उसमें किसी भी तरीके का वोटरों की संख्या में छेड़छाड़ संभव नहीं है। इसके साथ ही आयोग को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो आयोग को 48 घंटों के अंदर वोटरों की संख्या जारी करने की आदेश नहीं दे सकता। वो इस मामले पे अब सुप्रीम कोर्ट चुनाव के बाद सुनवाई करेगा। तो एक तरीके से कहें कि राहत भरी खबर सुप्रीम कोर्ट से मिली और उसके बाद आयोग ने तत्परता दिखाते हुए खुद ही वोटरों की संख्या को जारी कर दिया, जिसके काफ़ी समय से लोग मांग कर रहे थे। मैं अश्विनी कुमार सिंह, NDTV इंडिया के लिए। या बुद्धिजीवी चुनाव मतलब है।